साथियों, इस वीडियो में हम लोग बीबीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 3 वालों के लिए आपका मेजर 4 हिंदी जिनका भी होगा उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। साथियों तो देखिए, ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं या तो आपका पहले पूछा जा चुका है, यानी कि आपसे पीछे वाले सेशन वालों का पूछा जा चुका है सेमेस्टर 3 में, या तो आपके सिलेबस से ही है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। और ये आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं आंसर के साथ। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि छायावादोत्तर कविता में यथार्थवादी दृष्टि के उदय का स्वरूप वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए आंसर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लिखा है कि हिंदी साहित्य में सन 1936 के बाद के काल को क्या कहा जाता है, तो छायावादोत्तर काल कहा जाता है। यानी 1936 के बाद का जो काल था उसे ही जो है छायावादोत्तर काल कहा जाता है। यह युग जो है दोस्तों वो छायावादी कविता की यति काल्पनीयता, रहस्यवाद और अमृत सौंदर्य के विरुद्ध एक सशक्त विरुद्ध था। छायावादोत्तर कवियों ने कल्पना के आकाश से उतरकर समकालीन जीवन की ठोस और खुरदरी सामाजिक सच्चाई को कविता का केंद्र बनाया। यानी इस काल में क्या होने लगा, जो कल्पना वगैरह रहता था, जो रहस्यवाद वगैरह रहता था, इन सभी से हट के जो समकालीन जीवन का जो सच्चाई चल रही है, सामाजिक सच्चाई वगैरह, उन सभी के माध्यम से जो है कविता लिखे जाने लगे। ठीक है, यानी उन सभी के ऊपर कविताएं लिखे जाने लगे। इसी वैचारिक और व्यवहारिक परिवर्तन को साहित्य में यथार्थवादी दृष्टि का उदय भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी रचना युगांत, जो कि 1936 में लिखा गया था, युगांत, ये छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है, के माध्यम से पुरानी कल्पनाशील प्रवृत्तियों के अंत और नए यथार्थवादी युग की शुरुआत की स्पष्ट घोषणा की है सुमित्रानंदन पंत ने अपने रचना युगांत में। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो था। अब चलिए आगे देखेंगे कि यथार्थवादी दृष्टि के उदय के क्या कारण है। ठीक है, तो साहित्य जो है वो हवा में पैदा नहीं होता, वह जो है क्या होता है, तो दर्पण, वो समाज का दर्पण और मार्गदर्शक दोनों होते हैं। इस काल में यथार्थवाद के उदय के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। कौन कौन से कारण थे वो देखेंगे। तो देखिए, पहला जो कारण हो गया दोस्तों वो है राजनीतिक कारण। देश में क्या था उस समय, तो देश में गांधीवादी आंदोलनों की विफलता से उपजा महाभोग, शहीद भगत सिंह और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रभाव तथा वैश्विक स्तर पर जो है दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका। यानी क्या हो रहा था उस समय, गांधीवादी आंदोलन का जो विफल हुआ था, यानी अनसक्सेसफुल हुआ था, उसके कारण जो लोगों के अंदर महाभंग था, शहीद भगत सिंह और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो प्रभाव वगैरह था, उन सभी के कारण जो है हमारा यथार्थवादी का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए आगे जो दूसरा कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है दोस्तों, तो सन 1930 की वैश्विक महामंदी और सन 1943 की भीषण बंगाल अकाल, जमींदारों और पूंजीपतियों द्वारा किसान और मजदूरों का क्रूर शोषण, तो ये सभी कारणों से जो है महामंदी हो गया, भीषण बंगाल अकाल हो गया, जमींदार और पूंजीपति जो है वो किसानों पर जो क्रूर शोषण कर रहे थे, कर वगैरह जो टैक्स वगैरह वसूल रहे थे, उन सभी के कारण भी जो है हमारा यथार्थवादी का उदय हुआ। चलिए आगे देखेंगे कौन सा कारण है, तो ये है वैचारिक कारण। देखिए, लिखा है कि कार्ल मार्क्स के दृढ़नात्मक भौतिकवाद का भारत में तेजी से प्रसार और फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का बढ़ता प्रभाव वगैरह के कारण, यानी विचार वगैरह बढ़ने के कारण भी जो है इसका उदय हुआ था। चलिए आगे है साहित्यिक कारण दोस्तों। तो सन 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिव राइटर्स एसोसिएशन, का जो है स्थापना हुआ था, जिसमें साहित्य का उद्देश्य था कि मनोरंजन नहीं बल्कि सच्चाई की खोज। ठीक है, यानी मनोरंजन से हट के मनोरंजन के साथ साथ इसे जो है सत्य की खोज के लिए भी जो है साहित्य का उपयोग किया जाए। यही सब कारण है जो दोस्तों कि यथार्थवादी दृष्टि का उदय हुआ था। चलिए आगे देखेंगे कि यथार्थवादी दृष्टि का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। लिखा है
कि छायावनोत्तर कविता में यथार्थवाद यानी कि सच्चाई, यथार्थवाद मतलब सच्चाई, ठीक है, इसका स्वरूप मुख्य रूप से दो रूपों में सामने आया था। पहला था सामाजिक यथार्थवाद यानी समाज की सच्चाई, और दूसरा था मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद यानी मनुष्य के अंदर जो उनके मन की सच्चाई है वो, ठीक है। तो ये दो रूप में जो है सामने आया था। चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। तो देखिए पहला हो गया हमारा कि अमीर और गरीब के बीच अंतर, जो कि वर्ग संघर्ष है। कवियों ने समाज की कड़वी सच्चाई को देखा कि यहाँ एक तरफ लोग अमीर हो रहे हैं यानी अमीर लोग हैं, और दूसरी तरफ जो है बहुत ही गरीब लोग हैं। कविता में अब राजा रानियों की जगह गरीब किसान और मजदूरों के दुख दर्द को दिखाया जाने लगा। यानी पहले कविता में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे ही यथार्थवादी काल आया यानी कि जो हमारा छायावनोत्तर काल आया, उसके बाद कवि क्या करने लगे, उन्होंने देखा कि अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं, तो राजा रानियों की जो कहानी थी वहाँ से हट के अब जो कवि वो गरीब किसान और मजदूर वगैरह के दुख दर्द को दिखाया करते थे। उदाहरण के लिए देखिए जो दिनकर जी हैं, उन्होंने लिखा है सर्वों यानी कुत्ते को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे भूखे बच्चे अकूलते हैं, यानी कुत्ते को जो है सब मिल जाता है लेकिन वही भूखे बच्चे वगैरह को नहीं मिल पाता है। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, यानी जो बच्चे वगैरह भूखे जो सड़क वगैरह पर रहते हैं, तो वो जो है उदाहरण के तौर पर दिया गया है, जो कि दिनकर जी अपने कविता में लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा हो गया दोस्तों कि बनावटी सुंदरता की जगह असली ज़िंदगी का चित्रण किया जाने लगा, यानी जो कल्पना वगैरह थी वहाँ से हट गया। पहले की कविता में क्या हुआ करता था, तो महिलाओं को केवल अप्सरा या देवी की तरह सुंदर दिखाया जाता था, लेकिन जैसे ही यथार्थवादी कवियों ने क्या किया कि महिलाओं को कड़ी धूप में मजदूरी करते हुए, पसीना बहाते हुए, यानी असली रूप दिखाने का प्रयास किया, ठीक है, जो कि असली था, ठीक है, कल्पना वगैरह से हट के। उदाहरण के लिए देखिए जो निराला जी हैं, उन्होंने लिखा था कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पर है, जो कि निराला जी के द्वारा लिखा गया है कविता। चलिए आगे हो गया कि भूखमरी और गरीबी का सीधा वर्णन। देश में उस समय जो है दोस्तों वो अकाल था, गरीबी थी और भूखमरी थी। कवियों ने उसका बिना किसी सजावट के सीधे सीधे शब्दों में वर्णन किया है अपने कविता के माध्यम से। कोई भी उसमें ना ही कल्पना जोड़ा है, ना ही कोई भी मतलब समझ लीजिए ओभर, जो था वो सीधे सीधे तौर पर इन सभी परेशानियों को, देश की परेशानियों को अपने कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखेंगे। लिखा है कि नागार्जुन ने अपनी कविता में दिखाया है कि गरीबी में घर का चूल्हा तक नहीं जलता, ठीक है, तो ये दिखाने का प्रयास किया नागार्जुन ने। चलिए देखिए लिखा है उदाहरण के तौर पर नागार्जुन के द्वारा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पर ये कविता में लिखा गया, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे हमारा है दोस्तों, वो है कि समाज और राजनीति के दिखावे पर करारा व्यंग, ठीक है। तो कवियों ने उन नेताओं, ढोंगी साधुओं और अमीर लोगों पर सीधा हमला किया जो बाहर से अच्छे होने का नाटक करते थे, लेकिन अंदर से जो है वो गरीबों का शोषण किया करते थे, उन्हें जो है परेशान किया करते थे। तो ये जो है कवियों ने अपने कविता के माध्यम से ये शोषण जो जो कर रहे हैं उन सभी के बारे में सीधा हमला किया, समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर देखिए नागार्जुन के द्वारा लिखा गया कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सच्चाई की रट लगाते काम करते पापू के, ठीक है। तो ये लिखा गया है नागार्जुन के द्वारा कविता के माध्यम से। चलिए आगे हमारा है दोस्तों कि आम इंसान के मन में यथार्थ यानी अकेलापन और कुंठा, ठीक है। तो यथार्थवाद का एक रूप इंसानी मन से जुड़ा था। शहरों में रहने वाले लोग, मध्यवर्गीय इंसानों के मन में जो अकेलापन, डर, तनाव और निराशा थी, अजय और मुक्तिबोध जैसे कवियों ने उन मानसिक सच्चाई को भी अपनी कविता का हिस्सा बनाया और उसे भी जो है कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। तो ये सभी जो है दोस्तों वो हमारा यथार्थवादी कविता का जो है स्वरूप था। चलिए आगे देखेंगे कि प्रमुख यथार्थवादी कवियों और उनका योगदान, यानी जो जो कवि थे उस समय यथार्थवादी कवि, उनके बारे में और उनका क्या क्या योगदान था, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
हालांकि वे छायावाद के स्तंभ थे, ठीक है, लेकिन उनका उत्तरवर्ती रचनाएं जैसे कि कुकुर मुंता, भिक्षुक और तोड़ती पत्थर हिंदी कविता में यथार्थवाद की नींव रखती है, ठीक है। तो ये उनका योगदान रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। फिर नागार्जुन दोस्तों, इन्हें प्रगतिवाद का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद का कबीर। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ ले, इसलिए आपको जब भी पढ़ना है ऐसा पढ़ना है कि 1 मार्क्स के लिए पूछे या फिर 5 मार्क्स के लिए आप अच्छे से उसे अटेंड कर सके, ठीक है। उन्होंने जन कवि के रूप में राजनीति और समाज के यथार्थ पर सबसे तीखे प्रहार करने का काम किए हैं। किन्होंने? तो नागार्जुन ने। चलिए आगे हमारा दोस्तों वो है केदारनाथ अग्रवाल। उन्होंने प्रकृति और श्रम के सौंदर्य को यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत करने का काम किया। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक छोटा सा पंक्ति है कि मांझी ना बजाओ वंशी कहे केदार खरी खरी, ठीक है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा इनका भी योगदान था यथार्थवादी कवि में, ठीक है। आगे देखिए हमारा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। तो उनकी कविताओं में सामाजिक विषमता के प्रति भयंकर आक्रोश और विद्रोह का यथार्थ झलकता है। जैसे देखिए कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया, इनके द्वारा लिखा गया कविता है। चलिए आगे हमारे हैं वो है गजानंद माधव मुक्तिबोध, ठीक है। तो इन्होंने जो है आधुनिक जीवन के जटिल, डरावने और पूंजीवादी यथार्थ को अपनी कविता के माध्यम से दिखाने का काम किया, ठीक है। जिसमें देखिए उनके द्वारा लिखा गया कविता अंधेरे में, ठीक है। तो ये सभी जो है दोस्तों हमारा छायावंतर कविता के बारे में था, यथार्थवादी कविता के बारे में था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है, देखिए लिखा है दोस्तों कि छायावंतर कविता का यथार्थवाद कविता को कोरी कल्पना से निकालकर आम जनता के सुख दुख से जोड़ने का एक सफल प्रयास था। इसने कविता को महलों और परियों की दुनिया से मुक्त करके खेत खलिहान और कारखानों के असली संघर्ष से जोड़ने का काम किया। इसी जमीनी सच्चाई के कारण यह कविता आज भी जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसित है, यानी कि फेमस है। तो ये हमारा था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि प्रगतिवाद से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से करना है। चलिए आंसर देखेंगे। आंसर है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1936 से लेकर जो 1943 तक का समय था उसे ही जो है हम लोग प्रगतिवादी युग कहा जाता है, यानी वही समय जो है वो प्रगतिवादी युग कहलाता है। कब से कब तक? तो 1936 से लेके 1943 तक। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा इसे ध्यान जरूर रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। यह वह दौर था दोस्तों जब हिंदी कविता कल्पना के झूठे संसार को छोड़ के समाज के कड़वे सच से जुड़ने का काम किया था। तो वही हमारा जो है प्रगतिवाद था। चलिए सरल शब्दों में इसे समझते हैं। तो देखिए लिखा है कि राजनीति के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद या साम्यवाद कहा जाता है, साहित्य के क्षेत्र में उसी विचारधारा को प्रगतिवाद कहते हैं। यानी राजनीति के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद या फिर समयवाद कहा जाता है, वही साहित्य के क्षेत्र में इसे प्रगतिवाद कहते हैं। सन 1936 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसके बाद हिंदी कविता में गरीबी, मजदूर और किसान वगैरह की आवाज़ का मुख्य स्थान मिला। यानी इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा। पहले राजा रानी, यानी जो भी कल्पना वगैरह की कहानी थी, जो भी कहानी थी, उन सभी से हट के जो असली कहानी यानी सच्चाई वगैरह को दिखाया जाने लगा था। तो ये हमारा प्रगतिवाद है दोस्तों। आगे देखेंगे कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या था, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि प्रगतिवादी कवियों ने कार्ल मार्क्स के विचारधारा को अपनाकर समाज को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। यानी कार्ल मार्क्स जो हैं उनकी विचारधारा को अपनाकर 2 भागों में इसे बांटा। पहला हो गया शोषक वर्ग और दूसरा हो गया शोषित वर्ग। शोषक वर्ग यानी कि जो शोषण करते हैं, जिसमें अमीर आते हैं, जमींदार आते हैं, मिल मालिक आते हैं और पूंजीपति वगैरह आते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं, यानी कि उनका शोषण करते हैं, कर वसूलते हैं, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाते हैं। तो ये सभी शोषक वर्ग में आते हैं। और दूसरा हो गया शोषित वर्ग। शोषित वर्ग जिसमें
जो शोषण का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें गरीब किसान हो गया, मजदूर हो गया, पीड़ित जनता वगैरह, ये सभी जो है इसमें आती है, ठीक है, शोषित वर्ग में। तो दो वर्गों में बांटा। तो देखिए लिखा है कि प्रगतिवाद कविता पूरी तरीक़ा से शोषित वर्ग यानी गरीबों के हक में आवाज़ उठाने का काम करती है और अमीर व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहती है। तो ये हमारा प्रगतिवाद की जो है वो थोड़ा सा आधार है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषताओं को, विशेषता पूछ ले आपको दोस्तों या फिर आपको प्रवृत्तियाँ पूछ ले, आपको यही लिखना, ठीक है, ध्यान रहे। निम्नलिखित 6 आसान और महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी 6 पार्ट में आप डिवाइड करके इसे समझेंगे। तो चलिए पहला हो गया हमारा शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति, यानी जो गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने महलों के ऐशो आराम को छोड़कर झोपड़ी में रहने वाले भूखे बच्चे, लालच किसानों और पसीने बहाते हुए मजदूरों के जीवन को अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया। उनका दिल गरीबों की दशा देखकर रो पड़ा, यानी जो कवि वगैरह थे वो ऐशो आराम, जो महल वगैरह, राजा रानी वगैरह की कहानी लिखा करते थे, उन सभी चीज़ों को छोड़ के झोपड़ी में रहने वाले भूखे बच्चे, लाचार किसान और पसीना बहाते हुए मजदूरों के बारे में अब सच्चाई दिखाने का काम करने लगे थे। देखिए उदाहरण के लिए दिनकर द्वारा लिखा गया है, दिनकर जी द्वारा, कि स्वानों, ये हमने स्वानों यानी कुत्ते को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। तो ये कविता के माध्यम से वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो कुत्ते वगैरह उनको दूध वस्त्र मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे हैं जो रोड पर रहते हैं, जो भूखे हैं, उन सभी को ये सभी नहीं मिल पाता, ठीक है। फिर दूसरा हो गया शोषकों यानी अमीरों के प्रति तीखा गुस्सा यानी आक्रोश। ये कवि उन अमीर पूंजीपतियों, जमींदारों और मील मालिकों से सख्त नफरत करते हैं, जो गरीबों का खून चूसकर ऐश करने का काम करते हैं। उन सभी से जो है गुस्सा है, नफरत करते हैं कवियों ने इन शोषकों को समाज का जोक या फिर कसाई कहा। क्या कहा है? जोक कहा है, जो कि कीड़ा होता है, और या फिर कसाई कहा है, ठीक है, जो गरीबों का खून चूसते हैं, यानी उसे जो है परेशान करते हैं, उसका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए निराला जी के द्वारा ये कविता लिखा गया है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू, रंग वो आब, खून चूसा खाद का तूने अपशिष्ट, डाल पर गहरा रहा केपलिष्ट, ठीक है, केपलिष्ट, ठीक है। तो ये कविता के माध्यम से निराला जी बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कैसे अमीर जो है वो गरीबों का शोषण करते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो चलिए आगे तीसरा दोस्तों हमारा कि क्रांति और बदलाव की भावना। प्रगतिवाद कवि केवल दुखों का रोना नहीं रोते, यानी दुखों के लिए सिर्फ नहीं रोते, बल्कि वे समाज की इस गंदी व्यवस्था को पूरी तरीक़ा से बदलना भी चाहते हैं। उनका मानना था कि शांति से अधिकार नहीं मिलेगा, इसके लिए मजदूरों को क्रांति करनी होगी। तो ये प्रगतिवाद के जो कवि थे उन सभी का मानना था कि आपको जो है इसके लिए क्रांति करनी होगी, वरना आपको जो है अधिकार नहीं मिलेगा शांति से। चलिए उदाहरण के लिए देखिए नवीन जी के द्वारा लिखा गया कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से जाए। तो ये कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कवि जगाना चाह रहे हैं लोगों को। चलिए आगे चौथा हो गया दोस्तों कि नारी यानी महिला के प्रति असली और यथार्थवादी नज़रिया। इससे पहले के कवि ने नारी को केवल अप्सरा, कल्पना की देवी या फिर सुंदरता की मूर्त माना था, लेकिन प्रगतिवाद कवियों ने नारी को समाज के बीच कड़ी मेहनत करते हुए देखा। उनके लिए नारी खेतों और सड़कों पर पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाली साथी थी। तो ये जो है यथार्थ हमारा जो प्रगतिवादी कवियों ने मतलब बदल के, अप्सरा से बदल के, यानी कि जो सच्चाई थी समाज की वो सभी चीज़ों को दिखाना शुरू किया नारी के बारे में। देखिए लिखा उदाहरण के लिए निराला जी के द्वारा, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पे, ठीक है। तो ये कविता के माध्यम से लिखा गया है। चलिए आगे हमारा पांचवा है दोस्तों कि ईश्वर, धर्म और भाग्य का कड़ा विरोध।
प्रगतिवाद पूरी तरीक़ा से वैज्ञानिक सोच पर चलता था। इन कवियों का मानना था कि अमीर लोग गरीबों को भगवान और किस्मत के नाम पर डालकर चुप रखते हैं ताकि गरीब कभी अपने हक के लिए लड़ ना सके। इसलिए उन्होंने धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वास को जड़ से विरोध किया। इन सभी का उनका मानना था कि ये जो अमीर लोग हैं वो भगवान की मर्जी है, किस्मत में आपका यही है, यही सब चीज़ बोल बोल के उन्हें जो है गरीबों को अब उसके हक के लिए लड़ने नहीं देते थे। चलिए उदाहरण के तौर पर देखिए, दिनकर जी ने लिखा है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। तो ये कविता के माध्यम से जो है दिनकर जी दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे जो है अमीर दबा के रखते हैं गरीबों को। ठीक है, चलिए आगे छठा है दोस्तों कि बिल्कुल सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग। कवियों का मुख्य उद्देश्य अपनी बात एक आम मजदूर और किसान तक पहुंचाना था। इसलिए उन्होंने कठिन संस्कृत शब्दों को छोड़कर आम बोलचाल की एकदम सीधी सपाट भाषा का प्रयोग किया। अब कविता में चांद तारे नहीं बल्कि चूल्हा, हथौड़ा, कुदाल ऐसी असली प्रतीक वगैरह के मतलब इन सभी का प्रयोग होने लगा था। इससे पहले चांद तारे, कहानी वहानी, कल्पना वगैरह हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही प्रगतिवाद आया उसके बाद जो है जो असली चीज़ें यानी चूल्हा, हथौड़ा, कुदाल वगैरह इन सभी का प्रतीक के माध्यम से कविताएं लिखे जाने लगे। देखिए उदाहरण के तौर पर नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो ठीक है, ये लिखा गया है नागार्जुन के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों कि प्रमुख प्रगतिवादी कवि के बारे में और उनकी रचना, यानी कि कौन कौन से प्रमुख कवि थे जो कि प्रगतिवादी कवि हैं और उनके द्वारा कौन कौन सा जो है रचनाएं की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम एक एक करके। तो पहला हो गया हमारा नागार्जुन। इन्हें प्रगतिवाद का कबीर भी कहा जाता है। ये चीज़ लाइन आपको ध्यान रखना, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ ले। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्जाम है। इनके द्वारा जो रचनाएं की गई है वो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। तो ये दो जो है मुख्य है, जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। इनकी रचनाएं जो है दोस्तों वो देखिए, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो ये 2 रचनाएं हैं इनका भी। चलिए आगे है रामधारी सिंह दिनकर का। इनकी रचनाएं दोस्तों वो है हुंकार, कुरुक्षेत्र। फिर हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी उत्तरवर्ती रचनाएं प्रगतिवादी है। रचनाएं में देखिए कुरुकुर मुक्ता, एक पत्ते, ऑडिटर। तो ये 2 इनकी भी रचनाएं। तो ये सभी प्रमुख कवि हैं जो कि हमारा प्रगतिवाद के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे निष्कर्ष देख लेते हैं साथियों। निष्कर्ष लिखा है कि प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का वह क्रांतिकारी आंदोलन है जिसे कविता को कल्पना की दुनिया से निकालकर आम जनता से जोड़ने का काम किया। इसने साहित्य का एकमात्र उद्देश्य केवल मनोरंजन ना मानकर समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना तय किया। इसी जमीनी जुड़ाव के कारण प्रगतिवादी कविता आज भी उतने ही प्रशंसिक यानी उतना ही फेमस और महत्वपूर्ण मानी जाती है जितना उस समय था। ठीक है, तो ये हमारा प्रगतिवादी कविता के बारे में था दोस्तों, और इसकी प्रवृत्तियाँ वगैरह हमने सब चीज़ देख लिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद, ये दोनों में से एक 100% श्योर आपका एक क्वेश्चन आएगा, जो कि टोटल 15 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको दोनों अच्छे से कर लेना। चलिए आगे ये देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों कि प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आंसर देखिए, आंसर है दोस्तों हमारा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में सन 1943 से एक नई तरह की कविताएं लिखी जाने लगी। कब से? तो 1943 के बाद से एक नई तरीका की कविताएं लिखी जाने लगी और इसे ही हम लोग जो है प्रयोगवाद कहा गया। यानी यही काल को, यही जो कविताएं लिखी जाने लगी उसे ही हम लोग जो है प्रयोगवाद कहने लगे। इसकी शुरुआत जो है वो महान लेखक सचितानंद, नीरानंद वस्तियान यानी जिसे अजय बोला जाता है, उनके द्वारा संपादित पुस्तक तार सप्तक के प्रकाशन से हुई थी। यानी तार सप्तक जो पुस्तक है उसके प्रकाशन से जो है ये हमारा प्रयोगवाद का शुरुआत हुआ था। तार सप्तक 7 युवा कवियों का एक समूह था जिन्होंने पूरी
लेख से हटकर कविताएं लिखना शुरू किया था, यानी जितने भी कविताएं लिखी जा रही थी उससे अलग हटके। ठीक है, तो ये हमारा प्रयोगवाद था दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि प्रयोगवाद का सीधा सा अर्थ ये है कि कविताएं में नए नए प्रयोग करना, यानी प्रयोगवाद यानी कि नया नया प्रयोग करना। इन कवियों ने कहा कि पुरानी कविताएं जैसे कि छायावाद की प्रेम की कविता हो गई, या फिर कल्पना वाली कविताएं, या फिर प्रगतिवादी की राजनीति वाली कविताएं, इन सभी जो है वो पुराना हो चुका है, ऐसा मानना था कवियों का। आज का इंसान जिस दुनिया में जी रहा है उसे बयां करने के लिए नए शब्द, नए तरीके और नए विचारों की ज़रूरत है। अजय जी ने इन कवियों को राहों के अन्वेषी यानी राह खोजने वाला भी कहा है। तो यानी सीधा समझिए जो प्रयोगवाद में वो नए तरीका की कविता लिखे जाने का प्रयास किया गया था, यानी लिखा गया था। यानी इससे पहले की कविताओं को आप मानना था जो कविता इससे पहले लिखा गया वो सब अब पुराना हो चुका, ऐसा मानना था कवियों का। और नई तरीके से कविताएं, नई विचार, नई तकनीक, नई शब्दों का प्रयोग करके कविताएं लिखी जाने लगी। चलिए आगे देखेंगे कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको प्रवृत्तियां पूछे तब भी ये लिखना है, अगर विशेषताएं पूछ ले तब भी ये लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला हो गया दोस्तों कि घोर व्यक्तिकता यानी खुद के बारे में बात करना। पुराने कवि जो है वो पूरे समाज, देश या बड़े बड़े आदर्शों की बात किया करते थे, लेकिन प्रयोगवादी कवियों ने कहा कि सबसे पहले मैं खुद एक इंसान हूँ, इसलिए मैं पहले खुद की बात करूँगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कविता में अपने खुद के सुख दुख, अपनी निजी इच्छा, अपनी कमियों और अपने मन के भीतर चल रही उथल पुथल को खुलकर लिखने का काम किया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि समाज उसके बारे में क्या सोचेगा, बस अपने बारे में जो सोचते थे वो, जो उनके मन में था, जो खुद की कमी थी, कुछ अच्छाइयाँ थी, इन सभी चीज़ों को उन्होंने कविता के माध्यम से ढालना शुरू किया। ठीक है, फिर दूसरा हो गया दोस्तों अतिशय बौद्धिकता, यानी दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना। प्रयोगवादी कविताओं में भावुकता बहुत कम और बौद्धिकता बहुत ज़्यादा थी, यानी बुद्धि का, यानी दिल का, यानी आपका फीलिंग वगैरह की जगह बहुत कम थी और आपके जो बौद्धिकता वगैरह की जगह बहुत ज़्यादा थी। यह कविता दिल से ज़्यादा दिमाग को छूती थी। आज का इंसान पढ़ा लिखा है और वह हर बात के पीछे का तर्क ढूंढता है, इसलिए इन कवियों ने अंधविश्वास या फिर पुरानी मान्यताओं को छोड़कर वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाने का काम किया था। किसने? तो प्रयोगवादी कवियों ने। चलिए आगे तीसरा है दोस्तों हमारा जो है नग्न यथार्थवाद, यानी कड़वा सच दिखाना। ये कवि हवाई किलो में नहीं रहते थे, इन्होंने जीवन के कड़वे और नग्न सच को वैसा ही दिखाया जैसा वो असल में थे। उन्होंने कविता में केवल सुंदर चीज़ जैसे कि फूल, चांद, प्रकृति का वगैरह का वर्णन नहीं किया, बल्कि समाज की गंदगी वगैरह को, गरीबी वगैरह को, बीमारी को, इंसान की मजबूरियों वगैरह को, इन सभी चीज़ों को भी जो है दिखाने का काम किया अपने कविता के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है हमारा कि कुंठा, निराशा और अकेलेपन का स्वर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में और भारत में भी बेरोजगारी और गहराई बहुत तेज़ी से बढ़ गई। शहरों में आकर इंसान अकेला हो गया था। इसी वजह से प्रयोगवादी कवियों के मन में एक अजीब सी निराशा होने लगी, हार की भावना होने लगी और अकेलेपन का दर्द भरा हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने जो है उनकी कविताओं में यही उदासी और कुंठा वगैरह को साफ दिखाई देती है, यानी उनके कविताओं में सीधा अपने बारे में लिखना शुरू कर दिए थे इन्होंने। आगे हमारा दोस्तों कि क्षणवाद को महत्व, यानी आज में जीना। प्रयोगवादी कविताओं का मानना था कि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा और आने वाला कल किसने देखा, इसलिए हमारे हाथ में जो समय है यानी कि वर्तमान का जो पल है वही सबसे कीमती है। उस एक पल को पूरी खुशी और ईमानदारी के से जी लेना जीवन की असली कामयाबी है, यही मानना था प्रयोगवादी कवियों का। चलिए आगे हमारा दोस्तों कि नए उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग। तो शिल्प या फिर शैली के मामले में इस आंदोलन ने हिंदी साहित्य को पूरी तरीक़ा से बदल दिया। पुराने कवि सुंदरता की तुलना करने के लिए चांद का उपयोग,
कमल, हिरन या फिर कोयल जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन प्रयोगवादी कवियों ने कहा कि ये सब तो पुराने हो चुके हैं, पुराने और बासी हो चुके हैं, यानी ये जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो अजय जी ने लिखा था कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुंज, यानी अब इन शब्दों में कोई जान नहीं बची है। ठीक है, उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी से नए उपमान चुने, जैसे कि प्यार की तुलना जो है फ्यूज हुए बल्ब से या फिर बिजली के तार से किया जाने लगा, यानी चांद वगैरह से, कोयल वगैरह से, बादल वगैरह से नहीं। ठीक है, तो प्यार की तुलना किससे किए जाने लगा, तो फ्यूज हुए बल्ब से या फिर बिजली के तार से। ढलती हुई शाम की तुलना किससे किए जाने लगा, तो एक बीमार से या फिर दुबले व्यक्ति से। तो ये जो है बदलाव हुआ था हमारा प्रयोगवादी कविताओं में। चलिए आगे दोस्तों कि भाषा और छंद का विरोध। इन कवियों ने भाषा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। इन्होंने ना तो कठिन संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया, ना ही उर्दू का। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा चुनी, जिसमें अंग्रेजी की स्थानीय स्थान भी मिला था। साथ ही इन्होंने कविताओं को छंद में बांधने से पूरी तरीक़ा से आज़ाद कर दिया और मुक्त छंद में कविताएं लिखी गई, जो पढ़ने में गद्य के जैसा थी, यानी कहानी वगैरह जो जिस तरह होता है उस तरीका था। ठीक है, यानी छंद वगैरह से मुक्त कर दिया था। आगे देखेंगे जो हमारा प्रयोगवाद के प्रमुख कवि के बारे में दोस्तों। तो पहले कवि हैं वो है अजय, और ये कवि जो है वो इस आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिर दूसरा हो गया गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तीसरे हैं दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर। चौथा हो गया दोस्तों हमारा वो है धर्मवीर भारती, जिन्होंने प्रसिद्ध नाटक लिखा है अंधा युग। तो ये अंधा युग जो है किनके द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती के द्वारा। आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अगला हो गया शमशेर बहादुर सिंह। छठा है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र, और सातवां हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये सभी जो हैं वो हमारे प्रमुख प्रयोगवाद के कवि हैं दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि संक्षेप में कहा जाए तो प्रयोगवाद हिंदी कविता का वह आधुनिक आंदोलन था जिसने पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर साहित्य को नया रूप देने का काम किया। यद्यपि इस पर अत्यधिक कठिन होने के आरोप भी लगे थे, लेकिन इसने कविता को आम बोलचाल की भाषा और यथार्थ वगैरह के करीब लाने का प्रयास किया था। इसी प्रयोगवाद के विकास से आगे चलकर नई कविता का भी जन्म हुआ था। यानी यही प्रयोगवाद जो है वो आगे चलकर नई कविता का जन्म किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद, ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% श्योर है, जो कि आएगा 15 मार्क्स के लिए, इसलिए दोनों को आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। यानी नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आपको देखना है। वैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछे कि नई कविता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषता, या फिर कुछ भी पूछे, आपको ये आंसर लिख देना। ठीक है, चलिए आंसर लिखा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य में सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से इस नई काव्यधारा की शुरुआत मानी जाती है। कब से मानी जाती है, तो 1954 में जो है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा एक जो है संपादन प्रकाशित हुआ था, जो कि नई कविता पत्रिका से हुई थी। ठीक है, और यहीं से जो है इस नई काव्यधारा की शुरुआत मानी जाती है। यह धारा जो है दोस्तों वो प्रयोगवाद के आगे का विकसित रूप थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और भारत की आज़ादी के बाद, यानी 1947 के बाद, देश का माहौल पूरी तरीक़ा से बदल चुका था। नेताओं के बड़े बड़े दावे और वादों के टूटने से आम जनता का जो है महाभंग हो चुका था, यानी वो लोग अलग ही आक्रोश थे। तो ये सभी कारण से जो है नई कविता का जो है विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि ऐसे समय में जो कविताएं सामने आई उसने जो है पुराने वादे की सीमाओं को तोड़ दिया। नई कविता का अर्थ केवल नया होना नहीं, बल्कि उसका अर्थ था आधुनिक जीवन की सच्चाइयों को दिखाना, उनकी उलझनों को दिखाना, दर्द को दिखाना और उम्मीदों वगैरह को एक नई दृष्टि से देखना। यही हमारा जो है वो नई कविता था दोस्तों।
चलिए आगे देखेंगे कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, यानी जो हमारा नई कविता है उसके प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या है। तो देखिए पहला हो गया कि छोटे और आम आदमी का महत्व, यानी लघु मानव की प्रतिष्ठा। पहले की कविताओं में भगवान, राजा महाराजा या फिर बड़े बड़े देशभक्तों की कहानियाँ होती थी, लेकिन नई कविता में कवियों ने कहा कि समाज का छोटा, यानी सबसे छोटा और गरीब इंसान, जैसे मजदूर हो गया, क्लर्क हो गया, रिक्शे वाला हो गया, इन सभी का उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहले राजा महाराजा वगैरह का हुआ करता था। कविता में इस आम आदमी के सुख दुख और उसकी छोटी मोटी नौकरियों और उनकी परेशानियों को खुलकर दिखाया गया है, जो कि हमारा नई कविता में दिखाया गया है। देखिए उदाहरण के तौर पर एक कविता है दोस्तों जिसमें लिखा गया है, देखिए कि गर्म हवाएं चल रही है और एक दुबला कुत्ता सड़क पर हाँफ रहा था। यह कवि ने महलों में छोड़कर सड़कों के व्यर्थ को दिखाने का काम किया है। फिर दूसरा हो गया हमारा दोस्तों कि जिंदगी जीने की इच्छा, यानी जीवन के प्रति आस्था। हालांकि इस दौर के इंसानों की जिंदगी बहुत ही दुख और परेशानियां थी, फिर भी नई कविता के कवि हिम्मत नहीं हारते। वे निराशा के बीच भी जीने की उम्मीद जगाते थे। उनका मानना था कि परेशानियां चाहे जितनी भी हो, यह जिंदगी खूबसूरत है और इसे पूरी ताकत के साथ जीना चाहिए, ऐसा मानते थे नई कविता के कवि वगैरह। ठीक है, उन्होंने जो है लोगों के अंदर जो है वो हिम्मत जगाने का काम करते थे, उम्मीद जगाने का काम करते थे। देखिए उदाहरण लिखा गया है दोस्तों एक कविता के माध्यम से कि यह दीप अकेला असने भरा है, गर्व भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति दे दो, ये लिखा गया है। यह अकेले दीपक की समाज के साथ जोड़कर बात कही गई है कि देखिए दीपक कैसे अकेले जलता है और तेज रोशनी भी करता है, उसी तरीक़ा से आपको भी डरना नहीं है, अकेले रहना, उम्मीद जगाया करते थे, ऐसा कवि किया करते थे नई कविता के काल में। ठीक है, फिर आगे हो गया हमारा दोस्तों कि जो देखा वो भोगा वही लिखा, यानी अनुभूतियों की प्रामाणिकता। इस कवि में कोई झूठी या फिर किताबें बाती नहीं है। कवियों ने समाज में जो अपनी आंखों से देखा और अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस किया वही सच कविता में लिखा गया है, जो कि नई कविता में है। इसे भोगे हुए यथार्थ का सच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोगे हुए यथार्थ का सच। उदाहरण के तौर पर देखिए लिखा गया है, एक कविता है कि तुमने जिस दर्द को सिर्फ किताबों में पढ़ा है उसे मैंने अपने हड्डियों में महसूस किया। तो ऐसा कविता के माध्यम से कवि जो है सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते थे। कोई भी किताबी भाषा या फिर कोई भी कल्पना वाली चीज़ें नहीं थी, जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया वही लिख रहे थे। चलिए आगे हो गया दोस्तों कि आज की ज़िंदगी का कड़वा सच, यानी यथार्थवाद और महाभंग। आज़ादी के बाद देश में जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैली उससे आम जनता का नेताओं से भरोसा उठ गया। इसे महाभंग कहा जाता है, यानी इसे ही महाभंग कहते हैं। नई कविता इसी कड़वे सच को बिना छिपाए सीधे सीधे सामने रखने का काम करती है, यानी सीधे सीधे लिखने का काम करती है। देखिए उदाहरण के तौर पर एक कविता है दोस्तों कि यहाँ दशकों यानी पेड़ों के सायों में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ऐसा लिखा है कि यानी यहाँ यह आज का शासन व्यवस्था पर एक सीधा काटक्ष के रूप में काम करता है। देखिए आप अगर एग्जाम में लिखिएगा तो ये सब उदाहरण नहीं भी लिख पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बना के लिखना है, जरूरी न है ये कविता लिखना। अगर आप कविता पढ़े हैं तो लिख सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए आगे हो गया हमारा दोस्तों कि नेताओं और व्यवस्था पर तीखा व्यंग। नई कविता के कवियों ने समाज की सड़ी गली व्यवस्था और नेताओं के पाखंड पर बहुत ही करारे व्यंग किए। देश की गरीबी को देखकर कवियों का गुस्सा उनकी कविताओं में साफ झलकता है। वो जो है कविता के माध्यम से लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है उदाहरण के तौर पर कि राष्ट्रगीत में भला कौन वा, भारत भाग्य विधाता है, फटा सूथना यानी कपड़ा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ऐसा लिखा है, यानी वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, वो दिखाने का काम कर रहे हैं जो नागरिक है उनके भूखा नंगा और नेताओं के गुण वगैरह को सब ये सब दिखाने का काम कर रहे हैं कवि। चलिए आगे हो गया दोस्तों हमारा कि आज के एक एक पल की कीमत, यानी क्षणवाद। इन कवियों का मानना था कि जो समय बीत गया
वह वापस नहीं आएगा और आने वाला कल जो है वो किसने देखा है। इसलिए आज का जो समय है उसे एक पल, जो हमारे आज का जो पल है वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें आज में जीना चाहिए और इस पल का पूरा आनंद लेना चाहिए, ऐसा मानना था नई कविता के कवियों का। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए कि आज हमारा एक एक क्षण एक युग के बराबर है। ठीक है, यानी एक एक पल जो है वो एक युग के बराबर, ऐसा मानना था। आगे देखिए लिखा है दोस्तों कि बहुत ही आसान भाषा और नया स्टाइल। नई कविता ने पुराने जमाने के कठिन हिंदी और व्याकरण की कड़ी नियमों वगैरह को तोड़ दिया। इसकी भाषा जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम और आप अपने घरों में या दोस्तों से बात करते हैं, यानी एकदम बोलचाल वाली भाषा में लिखा जाने लगा। इससे पहले की जो कविताएं थी वो हिंदी व्याकरण वगैरह कठिन हिंदी वगैरह हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही नई हिंदी आया वो एकदम सिंपल भाषा में लिखना शुरू कर दिया, जैसे आप जो है या फिर हम लोग जो है घरों में बात करते हैं उस तरीक़ा से। ठीक है, इसमें कोई भी छंद वगैरह का कोई बंधन नहीं था। यह गद्य की तरह होता, गद्य की तरह खुलकर लिखी जाती थी, यानी गद्य वगैरह यानी कि कहानी वगैरह जिस तरह रहता है एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा उसी तरीक़ा से। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। देखिए कितना सिंपल भाषा में लिखा जाने लगा। तो ये सभी जो है वो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी दोस्तों, या फिर प्रमुख विशेषताएं। चलिए आगे देखेंगे कि नई कविता के प्रमुख कवि के बारे में। नई कविता के प्रमुख कवि में जो पहला है वो है अजय, दूसरा हो गया गजानंद माधव मुक्तिबोध, तीसरे कवि हैं वो है धर्मवीर भारती, इनका अंधा युग लिखा गया था। फिर है रघुवीर सहाय, फिर हमारे पांचवें कवि है दोस्तों वो है भवानी प्रसाद मिश्र। इन्हें जो है कविता का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविता का गांधी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए हो सकता है पूछ ले आपको। ठीक है, फिर हमारे जो कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार, प्रसिद्ध गजलकार। तो ये सभी जो है नई कविता के प्रमुख कवि हैं। निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि नई कविता आधुनिक भारत का असली आईना है। इसने कविताओं को राज महाराजाओं और कोरों कल्पनाओं से आज़ाद कराकर सीधे आम आदमी की झोपड़ी और सड़क के सच से जोड़ने का काम किया था, यानी उन सभी की परेशानियों से, उन सभी के सच से, सच्चाई से जोड़ने का काम किया था। यही कारण है कि आज के इंसान के लिए ये सबसे करीब भी है, यानी कि जो नई कविता है वो ये बहुत ज़्यादा करीब भी है। ठीक है, चलिए आगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी देखिए यहाँ नई कविता और एक समकालीन कविता, ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर है एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आपको हर हाल में दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों कि समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये हमने क्वेश्चन लिया, लेकिन अगर समकालीन हिंदी से रिलेटेड यानी समकालीन हिंदी कविता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तब भी आपको ये आंसर लिख देना। ठीक है, चलिए आंसर है कि सन 1960-70 के बाद से लेकर आज तक लिखी जा रही जो कविता है उन कविताओं को समकालीन कविताएं कहते हैं। यानी 1960 और 70 के बाद से अभी तक जो कविताएं लिखी जा रही है उसे ही हम लोग जो है समकालीन कविता कहते हैं, जिसमें किसी पुरानी रूढ़ी या फिर कल्पना की जगह आज के आम आदमी की असली जीवन, उसके रोजमर्रा के संघर्ष, समाज के कड़वे सच और राजनीति के भ्रष्टाचार वगैरह को बिना किसी दिखावे के साथ सीधे सीधे बयां किया जाता है। ये हमारा समकालीन हिंदी में, यानी पहले की जो कल्पना वगैरह थी उन सभी की जगहों पर आम आदमी के जो मुसीबतें हैं, रोजमर्रा का संघर्ष है, समाज के कड़वे सच है, राजनीति का भ्रष्टाचार है, इन सभी को बिना किसी दिक्कत का सीधे सीधे तौर पर दिखाया जाता है हमारे समकालीन कविताओं में। चलिए आगे देखेंगे कि समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, या फिर आपको प्रवृत्तियां भी पूछ ले तब भी आपको ये लिख देना है। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे पहला है हमारा कि आम आदमी के संघर्ष का यथार्थ चित्रण। तो समकालीन कविता का सबसे बड़ा केंद्र आज के आम आदमी था, यानी जो कि मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, उन सभी है। महानगरों में रहने वाले मजदूर, किसान, क्लर्क और बेरोजगार युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोटी की लड़ाई, उनके संघर्ष को इन कविताओं में हुबहू दिखाई देता है, यानी वो यही सब जो है हुबहू लिखने का काम किया था।
तो ये हमारा आम आदमी के जो संघर्ष वगैरह उसका चित्रण किया गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो हमारा धूमिल है उसमें लिखा गया कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ऐसा लिखा गया है इस कविता में। फिर हमारा दूसरा हो गया दोस्तों कि व्यवस्था और राजनीति के प्रति तीव्र आक्रोश, यानी व्यवस्था के प्रति और राजनीति के प्रति गुस्सा। आज़ादी के कई दशकों के बाद भी जब समाज में भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता दूर नहीं हुई तो कवियों का गुस्सा राजनीति और शासन व्यवस्था पर फूटा। समकालीन कवियों ने नेताओं के पाखंड, नकली राष्ट्रवाद और चुनाव वादों पर बिना डरे बेहद तीखे प्रहार किए। यानी इन्होंने जो है डायरेक्ट जो है जो राजनीति के राष्ट्रवाद के खिलाफ, चुनावी वादों वगैरह के खिलाफ, इन सभी के बारे में डायरेक्ट लिखने का काम किया। देखिए उदाहरण के तौर पर अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया कि जो सांसद को भेड़शाला समझते हैं वे ही सबसे बड़े गडरिये हैं। ठीक है, तो ये लिखा गया। चलिए तीसरा है हमारा कि वैश्वीकरण, बाजारवाद और उपभोक्तावाद का विरोध। आज के दौर में बाजार का दौर है, यानी आज का जो दौर है वो बाजार का दौर है जहां हर चीज़ बिकाऊ हो चुका है। समकालीन कवि ने इस बात पर चिंता जताई है कि कैसे बाजारवाद और मॉल संस्कृति वगैरह जो है वो मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों को ख़त्म कर रही है। इंसान मशीन बनता जा रहा है और पैसा ही सब कुछ है, ऐसा होती जा रहा है, ये दिखाने का काम किया है समकालीन कवियों ने अपने कविता के माध्यम से। देखिए उदाहरण के तौर पर जो कि मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है कि वे चीज़ बेचते हैं और खरीदते हैं, वे हमारे दुख को भी एक बिकाऊ माल समझते हैं। तो ये कविता के माध्यम से जो समकालीन कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो है दुख वगैरह को भी एक बिकाऊ माल समझते हैं। चलिए आगे हमारा चौथा कि स्त्री विमर्श और दलित चेतना, यानी हंसियों के समाज की आवाज़। इस दौर के कवि की सबसे सुंदर बात यह थी कि इसमें समाज के उन हिस्सों के लिए भी आवाज़ मिली, यानी उन हिस्सों के लिए भी आवाज़ उठाई जिन्हें सदियों से दबाया गया था। स्त्रियों ने अपनी स्वतंत्रता, अपने हक और अपनी आइडेंटिटी यानी अस्मिता वगैरह पर भी कविताएं लिखी। वही दलित और शोषित समाज के कवियों ने सदियों से चले आ रहे जातिवाद और अत्याचार के खिलाफ भी जो है खुलकर विरोध करने का काम किया था। तो यही इस जो समकालीन कविता है उसकी बहुत प्रमुख विशेषताओं में से एक है दोस्तों। उदाहरण के लिए देखिए कात्यायनी, ठीक है, यानी जो कि स्त्री विमर्श पर है। वह सिर्फ एक देह नहीं है, उनकी आंखों में भी कुछ सपने हैं, ऐसा कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे हमारा कि पर्यावरण संकट और महानगरीय अकेलेपन की चिंता। आज के समय में जैसे जैसे शहर बड़े हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है, समकालीन कवियों ने इस प्राकृतिक संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही बड़े शहरों की भीड़ में रहने के बावजूद इंसान अंदर से कितना अकेला और उदास है, इसका भी सजीव चित्रण किया गया है समकालीन कविता में। उदाहरण के तौर पर देखिए कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है कि एक अजीब सी अजनबी भीड़ में हर कोई अपने घर की तलाश में है, ये कविता के माध्यम से लिखा जा रहा है। चलिए आगे हमारा छठा है दोस्तों कि विचार और कथ्य की प्रधानता, कोई दिखावा नहीं, मतलब ठीक है, यानी इस कविता में छायावाद जैसा कोई कोरी कल्पना या सुंदर फूलों तारों की बात नहीं की गई है। यह कविता बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई है। इसमें छंद, लय और तुकबंदी वगैरह का कोई दिखावा नहीं होता है। सीधे कवि अपनी बात कहते हैं, इसलिए इसे गद्यात्मक कविता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्यात्मक कविता। हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले कि गद्यात्मक कविता कौन से कविता को कहा जाता है, तब आपको लिखना है समकालीन कविता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा सातवां है साथियों कि बेहद सरल और आम बोलचाल की भाषा। समकालीन कविता की भाषा आपके और हमारे बीच बातचीत की भाषा, यानी जो आपस में हम लोग बात करते हैं उस भाषा में था, पूरा सिंपल भाषा में, ठीक है, सरल भाषा में। इसमें ना तो संस्कृत के कठिन शब्द थे और ना ही कोई भारी भरकम व्याकरण वगैरह। इसमें अखबारों की भाषा थी,
अंग्रेजी, उर्दू और स्थानीय बोलियों के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है ताकि बात सीधे पाठक के दिल तक पहुंचे, लोग पढ़ सके, अच्छे से समझ सके, उसके दिल तक डायरेक्ट बात पहुंच सके। इसलिए इसमें बहुत ही सिंपल और सरल वाक्यों का, वर्डों का, भाषा का उपयोग किया गया है। उदाहरण देखिए, जो कि गोरख पांडे के द्वारा, लोहे का सवाल लुहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ठीक है, तो ये कविता के माध्यम से कहने का प्रयास कर रहे हैं गौरव पांडे जी। तो ये सभी था हमारा प्रमुख विशेषता दोस्तों, जो कि समकालीन कविता का प्रमुख विशेषता था या फिर प्रमुख प्रवृत्तियाँ। चलिए आगे देखेंगे कि समकालीन कविता के प्रमुख कवि के बारे में। तो पहले कवि हैं वो, उनका नाम है सुदामा पांडे, जिन्होंने लिखा धूमिल। ठीक है, सुदामा पांडे, जिसे धूमिल भी कहा जाता है। फिर दूसरा हो गया कुंवर नारायण। तीसरा है दोस्तों मंगलेश डबराल। चौथा कवि हैं वो है राजेश जोशी, जिन्होंने जो है प्रसिद्ध कविता लिखा था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर आगे पांचवें कवि हैं वो है लीलाधर जगूड़ी। छठे कवि हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। सातवें कवि हैं अनामिका और कत्यानी, जो कि स्त्री चेतना की प्रमुख कवियार्तियाँ में एक से है। ठीक है, यानी कई बार आपको क्या होगा, ये भी सब भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपको वन टाइप वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि समकालीन कविता के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखे, तब आपको कोई 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि समकालीन हिंदी कविता आज के दौर का सच्चा ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह कविता महलों या राजाओं की नहीं, बल्कि सड़क पर चल रहे आम आदमी के सुख, दुख, गुस्से और उम्मीद की आवाज़ है। शिल्प के स्तर पर यह बहुत ही सरल है, लेकिन वैचारिक स्तर पर यह समाज को बदलने का हौसला भी रखती है, जो हमारा समकालीन कविता है। तो ये था दोस्तों समकालीन कविता के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको नई कविता या फिर समकालीन कविता दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, या तो हो सकता है दोनों भी आ जाए। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है इंसान और कुत्ते, इसका भावार्थ प्रस्तुत करना है। आपको भावार्थ पूछे, सारांश पूछे या फिर कुछ भी पूछे, आपको ये लिख देना है, क्योंकि हमने जो है आंसर जो है उसी हिसाब से बनाया है, ताकि आपको भावार्थ पूछे, सारांश पूछे, विशेषता पूछे या फिर कुछ भी पूछे, आपको लिख देना है, चलेगा। ठीक है, चलिए आंसर देखिए, समझिए। तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। ठीक है, कवि हैं। वे अपनी प्रसिद्ध कविता मधुशाला के लिए जाने जाते हैं, यानी उनका जो प्रसिद्ध कविता है वो है मधुशाला, उन्हीं के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं। बच्चन जी की कविताओं की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे बहुत ही आसान भाषा में जो है अपनी कविताएं लिखा करते हैं, जिसे एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है। यानी जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो हिंदी साहित्य के बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं, और ये जो हैं अपनी कविता को इतने सरल भाषा में लिखते हैं ताकि आम आदमी भी जो है आसानी से समझ सके। चलिए कविता का मुख्य विचार क्या है, ये जो कविता है इंसान और कुत्ते का। तो देखिए, भगवान ने इंसान को सबसे बुद्धिमान बनाया है, उसे सोचने के लिए दिमाग दिया और महसूस करने के लिए दिल दिया, लेकिन आज का इंसान अपनी इंसानियत भूल चुका है और वह केवल अपने फायदे, अपने पैसे और अपने सुख के बारे में सोचता है। तो ये कविता जो हमारा इंसान और कुत्ते है, उसके माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी बताना चाह रहे हैं कि इंसान जो है उसके पास भगवान ने जो है दिमाग दिया है, जो कि सोचने के लिए है, महसूस करने के लिए दिल दिया है, लेकिन फिर भी आज का इंसान जो है वो इंसानियत भूल चुका है। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने सुख के बारे में ही सिर्फ सोचता है। और दूसरी तरफ वही कुत्ता जो है वो एक जानवर है, जिसे समाज में एक बहुत ही छोटा समझा जाता है। लोग उसे गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुत्ता कुत्ता बोलते हैं, एक गाली हुआ ना। लेकिन वही कुत्ता जो है वो अपने मालिक के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है। इस कविता का मुख्य विचार यही है कि आज के इंसान नैतिक रूप से इतना गिर चुका है कि वह वफादारी और प्यार के मामले में एक कुत्ते से भी पीछे रह गया है। तो वही जो है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी अपने कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे कविता के भावार्थ के बारे में। तो इस कविता में दोस्तों कवि हमारे सामने एक ऐसा दृश्य रखते हैं जो कि हम रोज़ अपनी गलियों या घरों के बाहर देखते हैं, यानी वैसा दृश्य रखते हैं, वैसा चित्रण करते हैं, ताकि हम जो है डेली
यानी जो हम गलियों और घरों के बाहर डेली देखा करते हैं वैसा। पहला भाग में क्या होता है कविता में वो देखिए, तो परिस्थिति का वर्णन होता है, यानी कविता की शुरुआत एक कड़कती ठंड या फिर मुश्किल हालात से होती है। एक अमीर या फिर साधन संपन्न इंसान अपने आलीशान घर के अंदर रजाई में है, हीटर के सामने आराम में बैठा हुआ है, ये कविता की शुरुआत है। उसे बाहर की दुनिया की तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसका पालतू या फिर गली का कुत्ता बाहर कड़कती ठंड में काँप रहा है। वह भूखा है, प्यासा है, लेकिन फिर भी अपने मालिक के दरवाजे को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। तो ये पहला शुरुआत है कविता का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने रजाई के अंदर हीटर के सामने आराम से बैठा है, वहीं दूसरी तरफ जो है कुत्ता है जो कि कड़कती ठंड में काँप रहा है, लेकिन फिर भी जो है अपने मालिक के दरवाजे से छोड़कर नहीं जा रहा है। फिर आगे दूसरा भाग में क्या है, तो इंसान का बुरा व्यवहार। इंसान अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते का इस्तेमाल करता है। चोरों से बचने के लिए, यानी चोर वगैरह जो होता है उनसे बचने के लिए, घरों की रखवाली के लिए उसे पालते तो हैं, लेकिन जब उस वफादार जानवर को थोड़े से प्यार या फिर 2 रोटी की ज़रूरत होती है तो इंसान उसे कुदार देता है, यानी उसे जो है नहीं देता, ठीक है, ना ही रोटी देता ना ही प्यार देता है। वह उसे पत्थर मारता है, उसे डांटकर भगा देता है। इंसान यह भूल जाता है कि यह वही जानवर है जो हमारे एक इशारे पर अपनी जान दांव पर भी लगा सकता है। ये चीज़ इंसान भूल जाता है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। तो यही हमारे कविता के माध्यम से हरिवंश राय जी बच्चन समझाना चाह रहे हैं। चलिए आगे तीसरा भाग में क्या होता है, तो कुत्ते का संतोष और वफादारी। कुत्ता मार खाने के बाद भी, दुष्कार सुन जाने के बाद भी अपने मालिक के से बदला नहीं लेता। वह कोई शिकायत नहीं करता। वह थोड़ी देर बाद फिर से दुम हिलाता हुआ मालिक के पास आ जाता है। वह बस थोड़े से हंसने का भूखा है, यानी थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दुलार का भूखा है। यहाँ कवि दिखाते हैं कि जानवर के भीतर कितनी सहनशीलता और कितना सच्चा प्रेम है, जबकि इंसान का दिल बिल्कुल पत्थर हो चुका है। तो ये जो है कविता के माध्यम से कवि इंसान और कुत्ते में फ़र्क करके दिखाना चाह रहे हैं कि इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और कुत्ता जो है मार खाने के बावजूद या फिर अपने इतना मुसीबत सहनशीलता के बावजूद अपने मालिक के लिए वफादार रहता है। ये कविता का भावार्थ है। चलिए आगे देखेंगे कि कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो ये जो कविता है उसकी प्रमुख विशेषताओं में जो पहला है दोस्तों वो है कि मानवीय संवेदनहीनता पर करारा व्यंग। आज के इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उसके पास दया नहीं है, ना ही सहानुभूति नहीं है। तो ये दोनों चीज़ नहीं है। वह इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। बच्चन जी ने इस कविता में इंसान की इस क्रूर और मतलबी चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है, कविता के माध्यम से दिखाने का काम किया है। फिर दूसरी विशेषता है दोस्तों वो है कि स्वार्थ और उपयोगितावादी सोच। आज की दुनिया में लोग रिश्तों भी जो है तभी, यानी कोई भी रिश्ता है तभी रखते हैं जब कोई फ़ायदा हो रहा हो। फ़ायदा नहीं होता है तब रिश्ता नहीं रखते हैं, आपने भी देखा होगा। इंसान कुत्ते को तब तक पसंद करता है जब तक वह उसके घर की रखवाली करे। जैसे ही कुत्ता मदद की ज़रूरत नहीं होती है कि इंसान जो है मुंह फेर लेता है, उसे मारता है, उसे भगा देता है। तो यह दिखाता है कि आज का इंसानी रिश्ते सिर्फ मतलबी पर टिके हुए हैं। तो ये भी जो है बच्चन जी अपने कविता के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, पाठक को बताना चाह रहे हैं कि इंसान और कुत्ते कितने अलग हैं, ठीक है। तीसरा हो गया शोषण और शोषित का प्रतीक। शोषण और शोषित का प्रतीक, ठीक है। अगर हम इस कविता को और गहराई से समझें तो यहाँ इंसान समाज के उस अमीर और ताकतवर वर्ग का प्रतीक है जो दूसरों का इस्तेमाल करता है। वहीं कुत्ता जो है वो समाज के उस गरीब, मजदूर और सीधे वर्ग का प्रतीक है जो दिन रात मालिकों के लिए खून पसीना बहाता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलती है? सिर्फ डांट मिलती है, मार मिलती है और कंगाली मिलती है। तो ये भी जो है कविता के माध्यम से अगर समझा जाए तो यही कहने का मतलब है जो इंसान जो है वो अमीर और ताकतवर वर्ग का प्रतीक के रूप में दिखाया गया, वहीं कुत्ता जो है वो गरीब, मजदूर और सीधे वर्ग का प्रतीक के रूप में भी जो है कविता के माध्यम में आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चौथा है दोस्तों वो है कि पशु चरित्र का श्रेष्ठता। कवि ने साफ शब्दों में यह सिद्ध किया है कि गुणों के मामले में जानवर इंसान से बहुत आगे।
यानी गुण के मामले में जो है जानवर बहुत आगे है, इंसान नीचे है, उसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इंसान सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करता है। कुत्ता वफादार है, कृतज्ञ है, यानी जो है उपकार मानने वाला और संतोष है। इंसान जो है धोखेबाज है, लालची है और उपकार ना मानने वाला, जिसको कृतघ्न बोलते हैं, ये है। ठीक है, तो ये कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी सीधे तौर पर सिद्ध कर चुके हैं। चलिए आगे देखेंगे कि ये जो कविता है दोस्तों, उसका जो है क्या महत्व है आज के समय में। तो देखिए, यह कविता आज के समय में भी और भी ज़्यादा सच साबित हो रही है। आज हम कंक्रीट के बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे आसपास सोशल मीडिया हैं और हजारों दोस्त हैं, लेकिन असली में देखा जाए तो दिल के इतने छोटे हो चुके हैं कि हम घर के बाहर बैठे किसी भूखे इंसान या जानवर की तड़प महसूस नहीं होती है। आज का इंसान पूरी तरीक़ा से मशीन बन चुका है, इसलिए यह कविता हमें याद दिलाती है कि अगर हमारे भीतर दया और प्रेम नहीं है तो हमारा इंसान कहलाना बहुत ही बेकार है। तो यही कविता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आज के समय में भी, तो यही बताने का काम करता है ये कविता। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष है कि जो हमारा हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनके द्वारा जो कविता लिखा गया इंसान और कुत्ते, कविता आज भी यानी आज के संवेदनहीन समाज को आईना दिखाने का काम करती है। यह कविता हमें सिखाती है कि बड़ा घर या पैसा होने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि असली इंसानियत दूसरों के प्रति दया प्रेम रखने में बनता है। जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के दर्द को नहीं समझेगा, तब तक वह वफादारी और नैतिकता के मामले में एक बेजुबान जानवर यानी कुत्ते से हमेशा पीछे ही रह जाएगा। तो ये कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी समझा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पूछ ले, तो आपको ये जरूर से ज़रूर कर लेना है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कि हिमालय के प्रति कविता में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम एवं क्रांतिकारी भावना का विवेचना कीजिए या फिर विवेचन कीजिए। तो ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले और यहाँ आपको ये ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, सिर्फ पूछ ले कि हिमालय के प्रति कविता का सारांश लिखिए या फिर कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तब भी आपको ये आंसर लिख देना चलेगा। ठीक है, आपको या तो आप एक काम और कीजिएगा, कविता को आप ढूंढ के जो है एक दो बार कविता भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंसर देखिए लिखा गया है दोस्तों, हिमालय की प्रति जो कविता है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एक टाइप वाला क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय के प्रति कविता के लेखक कौन है, तब आपको लिखना पड़ेगा। इनके द्वारा लिखी गई ये कविता है हिमालय के प्रति। ये बहुत ही प्रसिद्ध और जोश से भरी रचना है। यह कविता जो है वो सन 1935 में उसके काव्य संग्रह रेणुका में छपी थी। कहाँ छपी थी? तो काव्य संग्रह रेणुका है उसमें छपी थी। जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और चारों तरफ से निराशा का माहौल था, तब ये छपी थी कविता। इस कविता का महत्व यह है कि दिनकर जी ने यह हिमालय को केवल मिट्टी पत्थर का पहाड़ नहीं माना, उन्होंने हिमालय को भारत देश की हिम्मत, ताकत, पूरे इतिहास और आत्मसम्मान का एक जीवित प्रतीक माना है और कविता लिखा है। पूरी कविता में कवि सीधे हिमालय के सामने खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य गुलाम भारत के लोगों के भीतर छुपे हुए डर, लाचारी को वगैरह को खत्म करना था, ताकि देशवासियों के मन में अपने देश के लिए सच्चा प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और आज़ादी के लिए लड़ने की क्रांतिकारी भावना जगे। तो ये लिखने का मतलब था, इसीलिए लिख रहे थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने, ताकि हिमालय को देखते हुए वो खड़े होकर बात कर रहे थे, ताकि जो हमारे देशवासियों हैं उनके मन में सच्चा प्रेम जगे, राष्ट्रीय चेतना जगे और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए क्रांतिकारी भावना जागे। चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारा कविता है दोस्तों उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी ये जो कविता है हिमालय के प्रति उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हो गया वीर रस और ओज गुण की चरम सीमा। इस कविता की अंगी रस यानी कि वीर रस है और गुण जो है वो ओज है। इसका एक एक शब्द पाठक के भीतर छुपे हुए आलस और लाचारी वगैरह को मिटाकर राष्ट्रीय उत्साह और साहस का संचार करता है। इसे पढ़ते ही नसों में खून का बहाव तेज हो जाता है। यानी ये जो कविता है उसके माध्यम से लोगों को जो है
यानी जो देशवासियों को उसको एक हिम्मत मिलती है, उसके अंदर जो है एक उत्साह और साहस का संचार होता है और उसके नसों में जो है खून का बहाव तेज हो जाता है। चलिए आगे है इसका दूसरा विशेषता दोस्तों, वो है कि मिथकों और प्रतीकों का अद्भुत समन्वय। दिनकर जी ने अपनी बात को समाज के सामने प्रभावी ढंग से रखने के लिए महाभारत के पात्रों का पौराणिक सहारा लिया, यानी महाभारत के जो पात्र वगैरह हैं उन सभी का भी सहारा लिया है। उन्होंने युधिष्ठिर को एक शिथिल शांति और अर्जुन व भीम को एक सशस्त्र क्रांति व पौरुष का प्रतीक मानते हुए बनाया है और कविता में लिखने का प्रयास किया है, यानी लिखा है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों कि अतीत के गौरव द्वारा वर्तमान का जागरण, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कविता की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि कवि भारतीयों को सीधे उनके स्वाभिन्न इतिहास, यानी उसके इतिहास वगैरह को याद दिलाने का काम करता है, जिसमें हमारा वेद हो गया, उपनिषद हो गया, गौतम बुद्ध वगैरह, इन सभी का याद दिलाने का काम करता है, ताकि उनके अंदर जो है एक साहस जगे, उम्मीद जगे, उनके अंदर क्रांतिकारी सोच आए। ठीक है, वे अतीत की महानता के जरिए वर्तमान के गुलामी को तोड़ने का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। चलिए आगे दोस्तों वो है कि गांधीवादी युग में पौरुष का खुला समर्थन। जिस दौर में देश के भीतर केवल अहिंसात्मक आंदोलन चल रहे थे, उस दौर में दिनकर जी ने कविता के माध्यम से यह वैचारिक स्टैंड लिया कि अत्याचारी ब्रिटिश हुकूमत को केवल हाथ जोड़ने या फिर याचना करने से नहीं भगाया जा सकता, यानी उससे रिक्वेस्ट करने से, उससे प्रार्थना करने से, अहिंसा के माध्यम से उसे नहीं भगाया जा सकता, उसके सामने शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा। तो ऐसा जो है दिनकर जी जो है वो अपने कविता के माध्यम से लोगों के अंदर जो है उम्मीद जगाया, उन्हें जो है बताया। ठीक है, वैचारिक सोच दिया। चलिए आगे है कि शिल्प, सौंदर्य और बेजोड़ मानवीयकरण। कवि ने पूरी कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने हिमालय का ऐसा मानवीयकरण किया है जैसा कोई साक्षात तपस्वी या फिर देश का सर्वोच्च सेनापति हो, जिससे कवि सीधे सवाल जवाब कर रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि देश का सर्वोच्च सेनापति हो या फिर तपस्वी हो, उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हो, उसी तरीक़ा से वे खड़े होके डायरेक्ट बात कर रहे थे, किससे, हिमालय से उन्हें बोल रहे थे। तो इस तरीके से सीधे सवाल जवाब किया है कविता में कवि ने। आगे देखेंगे कि कविता की प्रमुख भावनाओं के बारे में। तो देखिए लिखा पहला है दोस्तों, वो है कि अधाम देश प्रेम और युगीन दुर्दशा पर क्षोभ। भारत का सहज प्रहरी दिनकर जी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा और अटूट निष्ठा है। वे हिमालय को भारत माता के मस्तक का मुकुट और एक ऐसा सहज प्रहरी मानते हैं जो कि सदियों से विदेशी आक्रमणताओं के सामने ढाल बनकर अडिंग खड़ा है, ऐसा मानते हैं दिनकर जी। फिर दूसरा हो गया दोस्तों, वो है विरोधाभास पर तीखा प्रहार। कवि का देश प्रेम केवल देश की झूठी प्रशंसा करने में नहीं है, बल्कि देश के तत्कालीन कड़वी सच्चाई वगैरह को देखकर उनकी दिल रो पड़ता है। उन्हें इस बात पर गहरा क्षोभ और गुस्सा है कि जिसका रखवाला साक्षात पर्वत राज हिमालय हो, उसका देश आज विदेशों बूटों तले कुचला जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने जो है डायरेक्ट ऐसे कविता लिखा था। आगे दोस्तों की मातृभूमि की करुण पुकार। देश में फैली गरीबी, भूखमरी और कंगाली को देखकर कवि हिमालय से प्रश्न करते हैं कि पूरा राष्ट्र त्राही त्राही कर रहा है और तुम मौन कैसे रह सकते हो, ऐसा जो है बात कर रहे हैं कवि जो है किनसे, तो हिमालय से। देखिए लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने लिखते हैं वे कि तेरे पावन चरणों पर ढल वह विकल देश सो रहा आज, जाने कैसे वेघन से व्याकुल यह विकल देश रो रहा आज। तो ये कविता के माध्यम से यानी कवि लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं हिमालय से। फिर हमारा हो गया दूसरा दोस्तों, वो है कि प्रखर राष्ट्रीय चेतना का जागरण। इसमें हमारा है कि आत्म विस्मृति और हीन भावना का अंत। सदियों की गुलामी और दमन के कारण भारतीय समाज अपनी वास्तविक शक्ति, शौर्य और अस्मिता वगैरह को भूल चुका है।
दिनकर जी हिमालय के विराट, ऊंचे और अडिंग स्वरूप को दिखाकर भारतीयों के मन में हीन भावना को समाप्त करते हैं और उनके अंदर छिपे हुए जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, सभ्य वगैरह को जगाने का काम करते हैं। और वे पुकारते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, वे बोलते हैं मेरे नगपति, मेरे विशाल, पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो ऐसे करके वो जो है लोगों को जगाने का काम करते हैं, हिमालय को दिखा के एक प्रतीक के रूप में उनके अंदर जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत करने का काम करते हैं। फिर हो गया दोस्तों कि सांस्कृतिक एकता का अमर संदेश, राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने के लिए कवि देशवासियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों की याद दिलाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि वह वही पवित्र भूमि है जहाँ वेदों की ऋषियों रचनाएं गूंजी और जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। हिमालय के माध्यम से वे उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, यानी वे जगाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, देशवासियों को। ठीक है, अगला हो गया हमारा दोस्तों तीसरा कि तीव्र क्रांतिकारी भावना और सिंहनाद, मौन समाधि भंग करने का आह्वान। हिमालय युगों से अपनी आंखें बंद करके मौन समाधि में बैठा हुआ है, ऐसा कवि मानते हैं। देश की बर्बादी को देखकर कवि उसका यह शांत रहना कायरता जैसा लगता है। वे अत्यंत क्रांतिकारी स्वर में हिमालय से कहते हैं कि अब मौन रहने का नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ सिंहनाद करने का समय आ गया है। ऐसा कवि जो है हिमालय से बात करते हैं, हिमालय को कहते हैं। देखिए लिखा उन्होंने कि रीढ़ टूटी जा रही है राष्ट्र की, देख रहा तू मौन खड़ा, सिंधु गरजता धरती हिलती, तू क्यों अब तक है मौन पड़ा। तो ऐसा जो है कवि जो है कवि दिनकर जी हिमालय से बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हो गया आचना नहीं रण का उद्घोष। दिनकर जी का स्पष्ट मानना था कि अब ब्रिटिश हुकूमत हाथ जोड़ने या फिर शांति की भीख मांगने से देश छोड़कर नहीं जाएगी, इसके लिए क्रांतिकारी रास्ता अपनाना ही होगा। वे शांति प्रिय नीति को छोड़कर शस्त्र उठाने और पुरुष दिखाने की बात करते हैं, यानी उनका मानना था, हिमालय से वो बात कर रहे थे कि अब जो है जो अंग्रेज वगैरह हैं, ब्रिटिश हुकूमत है, वो हाथ जोड़ने भीख मांगने से नहीं जाएंगे, उसके लिए हमें क्रांति करनी होगी, हथियार उठाना होगा। तो ऐसा मानते थे। देखिए उन्होंने लिखा है कि ए रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गंडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो ऐसा बोल के वे जो है जागृत कर रहे हैं, देशवासियों को बता रहे हैं। देखिए विवेचन क्या हुआ इसका कि यहाँ युधिष्ठिर निष्क्रिय शांति और याचना के प्रतीक हैं, जबकि अर्जुन का गांडीव और भीम का गदा अन्याय के विरुद्ध उठाए जाने वाला क्रांतिकारी हथियार का प्रतीक है। कवि का संदेश साफ है कि देश को इस समय उपदेशों की नहीं बल्कि पराक्रम की ज़रूरत है, क्रांति की ज़रूरत है। तो ऐसा कवि दिनकर जी जो है अपने कविता हिमालय के प्रति के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। चलिए निष्कर्ष इसका थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि यह कविता हिमालय के जरिए गुलाम भारत के लोगों को जगाने वाला एक महा अलार्म है। कवि का मुख्य संदेश यही है कि देशवासी अपना डर और लाचारी छोड़े, अपनी ताकत को पहचाने और देश की आज़ादी के लिए क्रांति का रास्ता चुने। यही कारण है कि आज यानी ये जो कविता है वो आज भी हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य और सच्ची देशभक्ति सिखा देती है। ठीक है, तो ये हमारा कविता है दोस्तों। इसके बारे में हर चीज़ था, विशेषता, इसके भावार्थ वगैरह, देश प्रेमी वगैरह, इन सभी चीज़ों को हमने देखा। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको इसी तरीक़ा से लिखना है। चलिए आगे हमारा अगला कविता है वो है दोस्तों फसल। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि फसल शीर्षक कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कई बार सारांश पूछ ले, कई बार भावार्थ पूछ ले या फिर कुछ भी पूछ ले, आपको आंसर यही लिखना है। तो चलिए हम आपको आंसर बताने का प्रयास करेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, तो देखिए आंसर है कि फसल कविता महान जनकवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य आज के समाज को यह समझाना है कि जो अनाज हम खाते हैं वह किसी जादू से नहीं उगता है। फसल वास्तव में प्रकृति के दो तत्व जैसे कि पानी, मिट्टी, धूप, हवा और हमारे देश के करोड़ों किसानों की दिन रात की कड़ी मेहनत का परिणाम है। कवि का मकसद हमें अपनी ज़मीन से जोड़ना है ताकि हम
अन्न का आदर करें और खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों का श्रम का यानी उन सभी के मजदूरों का सम्मान करें। यानी ये जो फसल कविता है उसके माध्यम से जो नागार्जुन जी हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप अनाज खाते हैं वो जादू से नहीं उपजता। उसके लिए जो है 2 चीज़ ज़रूरी पड़ती है। पहला हो गया पानी, धूप, मिट्टी, हवा, और दूसरा हमारे मतलब हमारे लाखों करोड़ों मजदूर किसान का मेहनत। ठीक है, तो ये दोनों का परिणाम से ही जो है अनाज हमें मिलता है। इसलिए जो हमारा अन्न है, अनाज है, उसका आदर करना चाहिए, हमें अपने ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। तो इसी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी हम लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे, कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इस कविता की बनावट और सोच की कुछ बहुत ही खास बातें निम्नलिखित है। पहला हो गया कि अत्यंत सरल और सहज भाषा में लिखा गया है। तो नागार्जुन जी को जन कवि यानी जनता का कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उन्होंने इस कविता को इतनी सरल और बोलचाल की हिंदी भाषा में लिखा है कि आप एक बार पढ़ते ही इसका गहरा अर्थ सीधे समझ में आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही सरल, बहुत ही सहज भाषा में नागार्जुन जी जो है इस कविता को लिखे हैं। फिर हो गया प्रश्नोत्तर शैली, यानी कविता की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। प्रश्न कैसा था कि फसल क्या है, और फिर कवि खुद ही बहुत सुंदर ढंग से एक एक करके इसका उत्तर देते हैं। यह शैली पाठक को कविता से सीधे जोड़ लेने का भी काम करती है। यानी ये जो कविता लिखा गया है वो प्रश्नोत्तर शैली से लिखा गया है कि पहले प्रश्न पूछना, फिर एक एक ढंग से बहुत ही अच्छी तरीके से उसका उत्तर देते हैं कवि। ठीक है, फिर हो गया दोस्तों यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी सच्चाई का दृष्टिकोण। कविता में कोई काल्पनिक या हवाई बातें नहीं होती है, नहीं है। इसमें पूरी तरीक़ा से ज़मीन की सच्चाई, मिट्टी की सुगंध और किसान के पसीनों का वास्तविक चित्रण किया गया, यानी सच्चाई वगैरह को दिखाया गया, जो कि हमारे किसानों का मेहनत हो गया, ज़मीन की सच्चाई हो गई, मिट्टी की सुगंध, ये सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया। फिर हमारा है दोस्तों कि प्रकृति और मानवता का अनूठा तालमेल। यह कविता दिखाती है कि प्रकृति कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, जब तक उनमें मनुष्य की मेहनत नहीं जुड़ती है तब तक वह अधूरी रहती है। यह प्रकृति और मानव के गहरे रिश्तों को उजागर करने का काम करती है। यानी ये जो फसल कविता है मेरा, उसके माध्यम से नागार्जुन जी ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना समृद्ध हो, लेकिन उसमें अगर मनुष्य की मेहनत नहीं होगी तो वह अधूरी ही रहेगी। तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति और मानव के गहरे रिश्ते को उजागर करती है ये कविता। चलिए आगे देखेंगे कि कविता के प्रमुख उद्देश्य और भावनाओं के बारे में। यानी ये जो कविता, हमारा जो फसल कविता, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है और इसकी भावनाओं के बारे में। तो पहला हो गया दोस्तों कि मानव श्रम, यानी किसानों और मजदूरों की मेहनत का सम्मान करना, करोड़ों हाथों का स्पर्श। नागार्जुन जी का मानना है कि फसल जो है वो केवल बीज बोने से नहीं उगती, बल्कि खेतों में रात दिन देश के करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथों का पसीना बहता है, तब जाकर जो है फसल लहलहाती है। यानी उन सभी का मेहनत होता है, तब जाकर फसल उपजती है। फिर दूसरा हो गया श्रम की महानता। आधुनिक दुनिया में लोग मॉल और दुकान से अनाज खरीदकर खा लेते हैं, लेकिन वे उसके पीछे छिपे किसान के संघर्ष को भूल जाते हैं। कविता का उद्देश्य पाठक के मन में उस अन्नदाता यानी किसान वगैरह के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भाव वगैरह को जगाना था। तो ये हमारे कवि नागार्जुन जी बताना चाह रहे हैं कि कितनों भी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन बिना किसान का जो है, उनके बिना करोड़ों हाथों के स्पर्श के जो है आप अन्न नहीं उपजा सकते हैं। वो जो है उनका सम्मान वगैरह करने को कह रहे हैं। मुक्त देखिए पंक्ति में लिखा गया है कि और कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की गरिमा है। तो ये कविता के मुख्य पंक्ति के माध्यम से नागार्जुन जी बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे दूसरा है दोस्तों कि प्रकृति के पंच तत्वों के योगदान को रेखांकित करना। प्राकृतिक तत्वों का मेल। कवि समझते हैं कि फसल किसी एक चीज़ का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें जो है प्रकृति के विभिन्न तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहला होता है नदियों के जल का। यह एक दो नहीं बल्कि कोटि कोटि नदियों के अमृत जैसी पानियों का जादुई असर से होता है। यानी नदियों का बहुत बड़ा योगदान होता है जल का। फिर हो गया मिट्टी के पोषक तत्व का भी योगदान होता है।
यह अलग अलग प्रकार की मिट्टी जैसे कि काली, पीली, भूरी, संदली मिट्टी, इन सभी के अनमोल गुण और धर्म का परिणाम है जो हमारा अनाज होता है। फिर हो गया सूर्य की ऊर्जा और हवा का वेग, या सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप और हवा के थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। तो ये सभी के माध्यम से ही जो है कविता में कवि दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति के पंच तत्वों का योगदान है। देखिए लिखा गया है मुख्य पंक्ति में कि भूरी काली संधाली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये कविता के मुख्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे तीसरा है दोस्तों हमारा कि उपभोक्तावादी और पूंजीवादी संस्कृति पर चोट करना, जिसमें देखिए है कि बाजारी सोच का विरोध। आज के समय में मनुष्य हर चीज को केवल पैसों से तोलता है। लोग सोचते हैं कि पैसा देकर अनाज खरीदा जा सकता है, लेकिन वे भूल जाते हैं क्योंकि इसे उपजाया नहीं जाए तो आप खाइएगा कहाँ से। देखिए लिखा है कि सच्चा मूल्य समझना। कवि इस बाजारी सोच को बदलना चाहते हैं। वे समझते हैं कि फसल कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे केवल फैक्ट्री में बनाया जा सके। इसके पीछे प्रकृति का अनमोल उपहार और इंसान की जिंदगी जुड़ी होती है। इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। तो ये कवि समझते हैं सच्चा मूल्य यही है, ये बताने का प्रयास करते हैं अपने कविता फसल के माध्यम से। फिर आगे हमारा हो गया दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन का संदेश। इसमें पहला हमारा कि मनुष्य और पर्यावरण का रिश्ता। यह कविता हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती है। यदि नदी प्रदूषित हो जाएगी, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और हवा अशुद्ध हो जाएगी तो मानवता का पेट भरने वाला फसल कभी पैदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये कविता जो है हमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच रिश्ता का तालमेल बिठाना भी सिखाता है। देखिए प्रकृति की रक्षा का आह्वान करता है। फसलों को बचाए रखने के लिए प्रकृति के इस संतुलन को बचाना बहुत ही जरूरी है। यही इस कविता का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ संदेश है, ठीक है। यानी कि प्रकृति की रक्षा करना ये बहुत बड़ा संदेश है, छिपा हुआ है। तो देखिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में लिखा गया दोस्तों कि यह जो कविता है हमें अपनी जमीन और कृषि संस्कृति से जोड़ती है। कवि का मुख्य संदेश यही है कि फसल प्रकृति के तत्वों और किसान की अगाध मेहनत का एक पवित्र चमत्कार है। इसलिए हमें न केवल अन्न का आदर करना चाहिए बल्कि खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों के मेहनत का भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो ये नागार्जुन जी जो है हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। यही टोटल 8 प्रश्न ही हम आपके लिए लिए हैं मेजर 4 हिंदी के लिए, ठीक है। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है। आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम भी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।